अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माई चैनल मंसूर उर्दू वॉइस। पेशे खिदमत है एम राहत के कलम से उस चोर की दिलचस्प कहानी जो एक साइंसदान के घर में घुस गया। एक अनोखी इजाद का किस्सा जो माजी, हाल और मुस्तकबिल के किस्से दिखाती थी। करम अली किसी ज़माने में बहुत शरीफ और नेक नौजवान था, लेकिन शराफत और मुसाहिब का चोली दामन का साथ होता है। चुनाचे ये चोली और दामन यकजा थे। जिंदगी की आसाइशें उसके पास दूर से भी होकर नहीं गुजरी थीं। दिन और रात मुआशी उलझनों से सजे हुए थे। सोच का हर लम्हा एक नई फिक्र और परेशानी लिए हुए। घर में कुछ नहीं था सिवाय एक बूढ़े बाप और उसके खानदानी शजरे के। बाप ने बीमारी के आलम में घर की तमाम छोटी मोटी चीज़ें फ़रोख्त कर दी थीं, लेकिन कोई ऐसी दवा हासिल करने में नाकाम रहा जो उसे सेहतमंद कर दे। उसे मसाइल की बीमारी थी और इस बीमारी की दवा किसी डॉक्टर के पास या मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती। वो करम अली को आला तालीम देने का ख्वाहिशमंद था। उन बेशुमार बापों की मानिंद जो औलाद के पैदा होते ही उसके आला मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगते हैं। उनमें से बाज़ इन ख्वाबों की तकमील के लिए दीवाने हो जाते हैं और अपना सब कुछ लुटा देते हैं। ज़हीर अली का शुमार भी इन्हीं लोगों में था। और फिर एक ही बीमारी होती तो शायद उसका इलाज भी मुमकिन होता। ज़हीर अली एक दूसरी बीमारी में भी मुब्तला था। यह शराफत की बीमारी थी। उसे आला नस्बी का बुखार रहता और इन्हीं लातादाद बीमारियों ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। करम अली मैट्रिक करने के बाद साल अव्वल का तालिब इल्म था कि ज़हीर अली अपनी तमाम उमंगों का बोरिया समेटकर मुल्क अदम की जानिब रवाना हो गया। करम अली को विरासत में उस बोसीदा शजरे के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन करम अली ने उसकी मौत के बाद नसीहतों की मोटी रज़ाई उतार फेंकी। उसने ज़िंदगी के दूसरे रुख पर भी गौर किया और सोचा कि दुनिया के कामयाब लोग कौन हैं, क्यों हैं। उसे जो लोग नजर आए उनके तरीक़ेकार दूसरे थे और उसके बाप की सोच के धारे दूसरे। उसे अपना बाप पसमानदा सोच का मालिक नजर आया और इसकी वजह यही शजरा था जिसने सारी ज़िंदगी ज़हीर अली को काम का आदमी नहीं बनने दिया। चुनाचे उसने सबसे पहले इस शजरे को फाड़कर चूल्हे में रखा और माचिस जलाकर हमेशा के लिए ख़ानदानी रवायत की रस्सियों की बंदिश से आज़ाद हो गया। इसके बाद उसे ऐसे दोस्तों की तलाश हुई जो उसे मुस्तकबिल के सुनहरे रास्ते दिखाएं, और बुराई के रास्ते दिखाने वालों की कमी नहीं होती। चुनाचे बहुत जल्द उसने ऐसे करम फरमाओं को पा लिया जिन्होंने उसका मुस्तकबिल बना दिया। उन्होंने वो काम कर दिखाया जिसके लिए उसके बाप ने पूरी ज़िंदगी कोशिश की थी और कामयाब नहीं हो सका। वो यही तो चाहता था कि करम अली जवान होकर बड़ा आदमी बन जाए, उसके पास रहने के लिए उम्दा मकान हो, ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरी आसाइशें हों। और आज ये सारी चीज़ें करम अली को हासिल थीं। वो ऐश से ज़िंदगी गुजार रहा था। दौलत की उसे हवस नहीं थी, बस उम्दा ज़िंदगी गुजारने के लवाजमात हों, और क्या चाहिए। चुनाचे उसने काम के लिए खसूसी तरीक़ेकार मुतय्यन किए थे, यानी हर माह की एक मखसूस तारीख को वो काम के लिए निकलता और पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत अमल करता, यानी पहले से काम की जगह का इंतखाब कर लेता, उसके कुर्ब जवार का अंदाज़ा लगाता, उसके मकीनों के बारे में तफसीलात मालूम करता और फैसला करता कि ये जगह काम के लिए मौजू है या नहीं। अपनी इस एहतियात और कनात पसंदी की वजह से वो आज तक किसी चक्कर में नहीं फंसा था। आज महीने की 19 तारीख थी और करम अली के हिसाब से काम का दिन, यानी पिछले काम को किए हुए पूरा महीना गुजर चुका था। इस सिलसिले में करम अली की सोच आम सोचों से मुख्तलिफ थी। वो अपना काम पूरी दयानतदारी से करता, यानी जिस तरह अमूमन लोग दफातर में काम करते हैं, एक काम ख़त्म करने के बाद पूरे हफ्ते की छुट्टियों के ये दिन वो मुख्तलिफ तफरीहात में गुजारता। कई कारोबारी औरतों से दोस्ती थी। इसके अलावा सैर व शिकार से भी दिलचस्पी। चुनाचे दिल खोल कर ऐश किया जाता। दूसरे हफ्ते से वो काम के लिए मुस्ताद हो जाता। इब्तदाई चंद रोज़ जगह की तलाश, उसके बाद वहाँ के मकीनों के बारे में मालूमात, मोहल्ले वकू का जायज़ा और काम के लिए मौजूद दिन का इंतखाब, इसके बाद अमल। और ये लाहे अमल तवील अरसे से चल रहा था। इस बार उसने जिस इमारत का इंतखाब किया था वो कश्मीरी दरवाजे की आला तरीन इमारतों में से एक थी। इमारत के पोर्टिको में एक खूबसूरत कैडिलैक कार खड़ी थी जिसे पूरे हफ्ते करम अली ने खड़े ही देखा। दरवाजे पर एक बूढ़ा चौकीदार भी होता था। एक और बूढ़ा आदमी भी नजर आया था जिसे पहले ही दिन देखकर करम अली ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो भी मुलाजिम टाइप की कोई चीज़ है। फिर मालूमात के दूसरे दौर में उसने मुकम्मल कवायफ मालूम कर लिए। इमारत के मालिक का नाम प्रोफेसर गिलानी था। वो एक साइंसदान था। पहले किसी सरकारी साइंसी इदारे में था, लेकिन उम्र रसीदा होने की वजह से रिटायर्ड हो गया। शादी नहीं की और सारी दुनिया में तन्हा था। पूरी इमारत में सिर्फ 2 मुलाजिम थे, एक चौकीदार जो माली का काम भी करता और दूसरा ऑलराउंडर मुलाजिम, यानी वो घर के फर्नीचर वगैरह की सफाई करता, बावर्ची खाने में बावर्ची के फ़राइज़ अंजाम देता, और जब प्रोफेसर गिलानी घर से निकलता तो ड्राइवर के फ़राइज़ भी उसे ही अंजाम देने होते थे। ये थी इस घर की अफरादी कुव्वत। और ऐसे घरों में सारे काम निहायत आसानी से हो जाते हैं, जबकि करम अली के ख्याल में ऐसे घरों का इंतखाब खुशबख्ती ही होती है, कोई मुश्किल ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद मुसल्ला होना ज़रूरी था।
हथियारों में उसे पिस्तौल बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके ख्याल में पिस्तौल रखकर इंसान बुज़दिल और सैल पसंद हो जाता है और ख़तरात बढ़ जाते हैं। यानी कोई मामूली सा खतरा हो तो गोली चला दो क्योंकि पिस्तौल मौजूद है। इसकी बजाय रामपुरी चाकू मौजूद तरीन चीज़ है जिसे इंतहाई ज़रूरत पर इस्तेमाल किया जा सकता है, वरना खून खराबे से तो जिस कदर बचा जाए बेहतर है। किसी की ज़िंदगी लो तो अपनी ज़िंदगी देने के खतरात बढ़ जाते हैं। उस रात भी उसने मामूल के मुताबिक हल्का खाना खाया और अपनी तमाम चीज़ें दुरुस्त करके तैयार हो गया। ठीक 10 बजे उसे घर से निकलना था। काम के औजारों में चाबियों का एक गुच्छा, बिजली के करंट का जायजा लेने वाला एक आला, रामपुरी चाकू, एक नन्ही सी टॉर्च और चंद मखसूस थैलों के सिवा और कुछ ना था। ये तमाम चीज़ें हल्की फुल्की होती हैं और ये किसी काम में हारिज नहीं होती। 10 बजे अपनी हुड चढ़ी हुई वैन लेकर वो घर से निकल आया और पुररौनक सड़कों पर सुस्त रवि से चलता हुआ मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ने लगा। सारा नक्शा उसकी निगाहों में था। पीले पत्थरों से बनी पुरानी तर्ज की इमारत से तकरीबन 100 गज के फासले पर उसने वैन रोक दी। नीचे उतरकर इसका बोनट खोल दिया। सड़कें दूर दूर तक सुनसान थीं, इसलिए बोनट पर झुकने की ज़रूरत नहीं थी। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और इसमें से एक सिगरेट मुंतखब करके सुलगा ली। निहायत इत्मीनान से वह सिगरेट के कश लेता रहा और फिर इसे पीने के बाद इसका टुकड़ा जूते से मसल दिया। फिर वो वैन में आ बैठा। 11:45 बजे से सिर्फ 15 मिनट और गुजारने थे। उसने वैन में लगा टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया और धीमी आवाज़ में गाने सुनता रहा। तीसरे गाने के इख्तिताम के बाद उसने टेप रिकॉर्डर बंद किया और नीचे उतराया। वैन का बोनेट बंद करने के बाद उसने इसे स्टार्ट किया और इमारत के सामने से गुजरता चला गया। इमारत तारीकी में डूबी हुई थी। गेट पर भी बल्ब वगैरह नहीं चल रहा था। उसने सुकून से गर्दन हिलाई और फिर दूर जाकर वैन को कच्चे रास्ते में उतार लिया और फिर इसे पीपल के दरख्त के नीचे खड़ा कर दिया जो इमारत से तकरीबन 20 गज के फासले पर था। फिर वो पूरी इत्मीनान कदमों से चलता हुआ इमारत की अकबी चहार दीवारी के नज़दीक पहुंच गया, जहां दीवारें तकरीबन 7 फुट बुलंद थीं। उसे सिर्फ 1 फुट 2 इंच उछलना पड़ता और उसके हाथ दीवार की कगर तक पहुंच जाते और इसके बाद बदन को जुम्बिश देने का फ़न उसे बखूबी आता था। उसके हाथों को ज़्यादा मुशक्क़त भी नहीं करना पड़ी। चंद लम्हात के लिए उसके क्रैप्सोल जूते दीवार पर टिके और दूसरे लम्हे वो आहिस्ता से नीचे कूद गया। असल इमारत का फासला 10 गज से ज़्यादा नहीं था। इस इलाके की दूसरी इमारतों की मानंद ही इसका डिज़ाइन भी था। अकवी दरवाज़ों की बड़ी बड़ी खिड़कियाँ जिनमें सुलाखें भी नहीं थीं और शीशे भी टूटे हुए थे। ऐसी किसी खिड़की से अंदर दाखिल होना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। चुनांचे उसने दरवाजे की तलाश भी ज़रूरी नहीं समझी और ऐसी एक खिड़की तक पहुंचकर अंदर हाथ डाला और चिटखनी खोल ली। दूसरे लम्हे वो अंदर था, लेकिन अंदर दाखिल होने के बाद दरवाजे की तलाश लाजमी थी। हुनरमंदी का तकाजा यही है कि जहाँ से गुजरो वहाँ से वापसी के लिए आसानियाँ फराम करते जाओ। चुनांचे उसने वह दरवाज़ा खोल दिया और फिर दूसरे अंदरूनी दरवाजे की तलाश शुरू कर दी। इस दरवाजे की दूसरी तरफ का जायज़ा लेने के बाद उसने उस कमरे का जायज़ा लिया जहाँ से वो अंदर दाखिल हुआ। कमरे में मामूली किस्म का फर्नीचर था। दीवारों में अलमारियाँ लगी हुई थी जिनमें किताबें चुनी हुई थीं। बेकार और फजूल जगह, उसने सोचा और दूसरे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। ये शायद कोई पुरानी ख्वाबगाह थी। यहाँ का फर्नीचर तो अच्छा था लेकिन इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इस कमरे का दरवाज़ा एक बरामदे में खुलता था। बरामदा भी तारीक पड़ा था। सामने सेन था जिसमें दरख्त लगे हुए थे। बरामदे का इख्तिताम एक और दरवाजे पर हुआ था और इस दरवाजे से दूसरी जानिब की फ़िज़ा दिलकश थी। ये कमरा भी ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। यहाँ एक आला दर्जे का सिगार बॉक्स के नज़दीक रखी हुई हसीन टाइम पीस, एक इंतहाई नफीस रेडियो और ऐसी ही चंद दूसरी अशिया मौजूद थीं जो बेहद कीमती थीं। इन हल्की चीज़ों से करम अली को काफ़ी दिलचस्पी थी। चुनांचे उसने कैनवस का एक थैला निकाला और इसकी जिप खोलकर ये अशिया उसमें मुंतकिल कर ली। फिर इस थैले को उसने इस कमरे के आखिरी दरवाजे पर ला रखा जहाँ से वो दाखिल हुआ था। इसके बाद नए जहानों की तलाश में चल पड़ा। ख्वाबगाह में कोई ऐसी अलमारी या तिजोरी नज़र नहीं आई जिसमें करेंसी और जेवरात वगैरह की मौजूदगी का अंदाज़ा हो सकता। जेवरात के बारे में तो करम अली ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि उनकी मौजूदगी मुश्किल ही है क्योंकि उनका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था, लेकिन करेंसी के लिए वो पुरुमीद था। अब ये कोई बात नहीं कि करेंसी इस कमरे में नहीं मिली। चुनांचे वो तलाश करने के बाद दूसरे कमरे में पहुंच गया। यहाँ भी उसे चंद इंतहाई कीमती चीज़ें मिली जो उसने दूसरे थैले में बंद कर ली। अंदाजे के मुताबिक कई हज़ार रुपए का माल मिल गया था, लेकिन सूरत हाल वो नहीं निकली जो उसने सोची थी। उसके ख्याल में उसे इस उम्दा इमारत से कम 25-30 हज़ार रुपये की आमदनी होनी चाहिए थी। कमरे की तरतीब को पूरी तरह ज़हन नशीन करने के बाद वो मज़ीद आगे बढ़ा। बेतरतीब कमरों का जाल सा फैला हुआ था। उसे इस बेतुकी इमारत पर गुस्सा आने लगा। कोई तरतीब ही नहीं है। अजीब भूल भलैयाँ बनाई गई हैं, लेकिन यह पूरी इमारत तारीक क्यों है? मुमकिन है बत्ती चली गई हो। चंद लम्हात के लिए वह बरामदे के आखिरी सिरे वाले दरवाजे पर पहुंच गया। थोड़ी सी कीमती चीज़ों के अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकी थी जो कारामद होती और जिसे इस अजीम शान इमारत के शायान शान कहा जा सकता।
ये मायूसकुन बात थी। उस आखिरी दरवाजे को और आजमा लिया जाए, उसने सोचा और फिर दरवाजे को हैंडल पर हाथ रख दिया। लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ था और जो ही उसने दरवाजे को अंदर धकेला, तेज़ रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गईं। दूसरे लम्हे उसने घबराकर हैंडल छोड़ दिया, लेकिन दरवाज़ा खुला रहा और तेज़ रोशनी अब भी बाहर रिंग आई थी। लेकिन ये हुआ क्या? और फिर ठंडक के एहसास ने सूरत हाल वाज़ेह कर दी। कमरा एयर कंडीशन था और इसमें कोई रखना ऐसा नहीं था जिससे रोशनी दिखाई दे जाती, इसलिए बाहर से उसे दूसरी तरफ रोशनी का एहसास नहीं हुआ। लेकिन ये तेज़ रोशनी, उसने चाकू निकालकर हाथ में ले लिया और फिर अंदर झांका। रोशनी जगह जगह से उभर रही थी। छत पर मरकरी लाइट्स लगी हुई थी और ये जगह, जिसे सिर्फ उसने कोई कमरा समझा था, एक अजीमुशान हॉल था। और इस हॉल में चारों तरफ अजीब अजीब चीज़ें रखी हुई थीं। शायद साइंसदान की तजुर्बागाह है, उसने सोचा। लेकिन क्या कोई अंदर मौजूद है? अगर मौजूद है तो कहाँ है और क्या कर रहा है? उसकी मालूमात के मुताबिक यहाँ सिर्फ 3 अफराद थे, 2 मुलाजिम और एक बूढ़ा साइंसदान। और इसका मतलब है कि इस तजुर्बागाह में सिर्फ वो बूढ़ा साइंसदान होगा। बूढ़ा साइंसदान, बेज़रर और आसानी से काबू में आ जाने वाला। मायूस होने से तो कुछ करना बेहतर है, कम से कम कुछ करेंसी तो हाथ लगे। चुनाचे उसने पलटकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर साइंसदान की तलाश में चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं। छोटी बड़ी मशीनों के दरमियान तारों का जाल बिछा हुआ था। कहीं कहीं रोशनियां जल बुझ रही थीं। एक हल्की सी गूंज फिजा में पैदा हुई। बड़ा पुरस्कार माहौल था। उसने सफ़ेद रंग की डीप फ्रीजर नुमा मशीन की आड़ से चारों तरफ देखा और इस वसी और रीज़ तजुर्बागाह के उस कोने में उसे एक छोटा सा कैबिन नजर आ गया। यकीनन इस कैबिन में कोई ना कोई ज़रूर मौजूद होगा। कैबिन तक का रास्ता बेशुमार मशीनों की आड़ से होकर जाता था। वह इंतहाई एहतियात के साथ, आहट किए बगैर उस कैबिन की जानिब बढ़ने लगा और चंद साथ के बाद वो कैबिन की सफ़ेद दीवारों के नज़दीक पहुंच गया। कैबिन के छोटे से दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर उसने अंदर झांका और उसे किसी शख्स की पुश्त नजर आई। वो मेज़ पर झुका कुछ लिखने में मसरूफ़ था। सफ़ेद बालों वाला कवि हैकल बूढ़ा, उसकी पुश्त खासी चौड़ी थी। करम अली ने इस दौरान उसके बारे में जो मालूमात हासिल की थी वो सिर्फ यही थी कि वो एक बूढ़ा आदमी है। बूढ़े साइंसदान को देखने का इत्तफाक उसे नहीं हुआ था। चुनांचे उसने फैसला किया कि फौरी तौर पर बूढ़े को काबू में कर लिया जाए ताकि किसी हंगामे का खतरा न रहे। वो दबे कदमों उसकी पुश्त पर पहुंच गया और जब बूढ़े को कदमों की चाप का एहसास हुआ तो देर हो चुकी थी। उसने बूढ़े की गर्दन की पुश्त पर चाकू की नोक रख दी। बूढ़ा बुरी तरह उछल पड़ा। उसके दोनों हाथ फैल गए। उसके एक हाथ में कलम दबा हुआ था और दूसरा खाली था। सामने एक पैड रखा था जिस पर कागज़ की कुछ शीट्स लगी हुई थी और इन शीट्स पर कुछ अजीब से नक्शो निगार बने हुए थे। चंद साथ खामोशी रही और फिर बूढ़े की भर्राई हुई आवाज़ उभरी। क्या तुम मुझे पलटकर देखने की मोहलत दोगे? उसने सवाल किया। हाँ, इस शर्त पर कि तुम फौरी तौर पर जान देने की कोशिश नहीं करोगे, करम अली ने शफ़ाक लहजे में जवाब दिया और चाकू की नोक उसकी गर्दन से हटा ली। बूढ़ा पलटा। उसने घूमने वाली कुर्सी का रुख बदल लिया। चंद साथ वो खामोशी से करम अली को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। सुर्ख सफ़ेद चेहरे वाला एक तवाना शख्स था। उसकी तेज़ आंखों में जहानत की चमक थी और चेहरे पर खलंडरेपन के आसार। फिर उसने करम अली के हाथ में दबे हुए चाकू को देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। शायद तुमने चंद ही रोज़ कबल इस काम का आगाज़ किया है, वो हमदर्दाना लहजे में बोला। क्या मतलब? पिस्तौल भी नहीं है तुम्हारे पास? हालांकि आजकल तो जेब तराश भी पिस्तौल लिए फिरते हैं, वह बदस्तूर हमदर्दाना लहजे में बोला। चाकू का कमाल देखोगे? करम अली ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं नहीं, इन फजूलियात में मत पड़ो। शायद तुम इस बात पर यकीन न करो और इसे धोखाधही समझो कि इस वक्त मुझे शिद्दत से किस इंसान की ज़रूरत महसूस हो रही थी। किसी चोर की? करम ने मुस्कुराते हुए पूछा। पेशे की कोई कैद नहीं थी, लेकिन कोई भी। ये बताओ, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो? क्या आप मुझे मुलाजिम रखना चाहते हैं मिस्टर? करम अली हंसकर बोला। तुम मुझे एहतशाम गिलानी कह सकते हो। वैसे लोग मुझे प्रोफेसर गिलानी के नाम से जानते हैं। मैं भी जानता हूँ। खूब खूब। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, प्रोफेसर ने कहा। हाँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ कि काम चल जाता है। सूरत शक्ल से भी पढ़े लिखे मालूम होते हो। बैठ जाओ, वह दूसरी कुर्सी मौजूद है। खड़े हो जाओ। करम अली अब इससे ज़्यादा उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता था। उसका चेहरा सख्त हो गया। बूढ़ा प्रोफेसर उसे अजीब सी नज़रों से देखता रहा, फिर बोला। पढ़े लिखे आदमी हो तो पढ़े लिखों की सी बातें करो। तुम यहाँ चोरी करने आए हो और अगर चोरी करने आए हो तो यहाँ तक आने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हाँ, इसकी भी एक वजह है, करम अली ने जवाब दिया। क्या वजह? बोलो। वजह यह है कि तुम निहायत कंजूस आदमी मालूम होते हो। तुम्हारी ख्वाबगाह में कोई तजूरी नहीं है जिसमें से कुछ निकाल सकता। इसके अलावा तुम्हारे घर में भी कुछ ऐसी कीमती चीज़ें नहीं हैं जिन्हें कोई ख़ास अहमियत दी जाए। मैंने सिर्फ चंद मामूली चीज़ें थैले में रखकर एक जगह रख दी हैं ताकि मैं उन्हें जाते वक्त लेता जाऊँ, लेकिन मेरा काम उनसे नहीं चलेगा। ओहो ओहो, तो फिर तुम्हें इस इमारत के मकीन की तलाश हुई होगी। हाँ, और मैं तुम्हें तलाश करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। खैर, अब क्या चाहते हो?
मुझे बताओ तुमने अपनी दौलत कहाँ छुपा रखी है? दौलत? प्रोफेसर हंस पड़ा। मैंने छुपाई कहाँ है? इस तजुर्बागाह में चारों तरफ देखो, मेरी दौलत बिखरी हुई है। जो कुछ मेरे पास था वो मैंने इन पर खर्च कर दिया, और जो कुछ है मेरे दोस्त, आजकल घर में नहीं रखा जाता। लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। बूढ़ा ड्रामाई अंदाज में बोल रहा था, लेकिन करम अली कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा था। उसके ज़हन में ख्याल था कि मुमकिन है बूढ़ा बातों में उलझाकर कुछ करने का ख्वाहिशमंद हो। चुनाचे वो पूरी तरह मुस्ताद था। तुम्हें अपने पर एतमाद नहीं है? चंद साथ के बाद बूढ़े प्रोफेसर ने उसे देखते हुए कहा, क्यों नहीं है? अगर एतमाद ना होता तो मैं तुम तक कैसे पहुंच पाता? करम अली ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर बैठ जाओ। मैं बूढ़ा आदमी हूँ और मेरा एक पाँव भी खराब है, यानी मैं तेज़ी से जुम्बिश नहीं कर सकता। यह देखो, पिंडली के नीचे का हिस्सा मसनूई है। क्या तुम ऐसे आदमी से किसी खतरनाक हरकत की उम्मीद रखते हो? प्रोफेसर ने अपना गाउन पाँव से सिरकाया और करम अली ने एक निगाह उसके पाँव पर डाली। पाँव वाकई मसनूई था। इसके अलावा तुम मेरी तलाशी ले सकते हो। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी मदद से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकूं। प्रोफेसर ने कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे बताओ तुम्हारी तिजोरी कहाँ है? कहीं नहीं। इस घर में तिजोरी का कोई वजूद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 1 लाख रुपए नकद पेश कर सकता हूँ। क्या मतलब? मैंने कहा ना, इस वक्त मुझे बेचैनी से एक ऐसे शख्स की तलब महसूस हो रही है जिसके सामने मैं खुद को पेश कर सकूं, जो मुझे जाने और जिसकी निगाहों में मेरी काविशों के लिए तहसीन के जज्बात उभर आएं। अफसोस वो मेरे नौकर नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें से एक तो अफ्यून खाने का आदी है और इस वक्त वो चौथे आसमान पर गश्त कर रहा होगा। दूसरा इतनी गहरी नींद सोता है कि उसे रात को जगाना मुमकिन नहीं। 1 लाख रुपए कहाँ हैं? यहीं इसी इमारत में। लेकिन तुम सारी रात कोशिश कर लो। अगर उन्हें तलाश कर लो तो तुम्हारे। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे 1 लाख रुपए क्यों दोगे? इसलिए कि तुम चोर हो और यहाँ चोरी करने आए हो। दौलत तुम्हारी तलब है और अपनी माँ पर किसी के सामने पेश करने की ख्वाहिश मेरे सीने में मचल रही है। चुनाचे तुम मेरी तलब पूरी करो, मैं तुम्हारी। सौदा महंगा नहीं है, लेकिन तुम्हें ये बकवास महंगी ज़रूर पड़ जाएगी। मैं जानता हूँ कि तुम वक्त बर्बाद करके इस कोशिश में मसरूफ़ हो कि मेरे खिलाफ कुछ कर सको। इसका मतलब है कि तुम ज़्यादा ज़हीन आदमी नहीं हो। बूढ़े ने मायूसी से होंठ सिकोड़ कर कहा, हाँ, मैं ज़्यादा ज़हीन इंसान नहीं हूँ और इसलिए अपने कामों में जल्दबाजी भी कर जाता हूँ। तुम उठते हो या नहीं? या फिर चाकू तुम्हारी पुश्त में उतार दूँ? करम अली ने चाकू लहराते हुए कहा और बूढ़े के होंठों पर तज़हीक आमेज़ मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है, अगर तुम इसी में बेहतरी समझते हो तो यही करो, यानी चाकू मेरे सीने में, पुश्त में या जहाँ चाहो उतार दो। लेकिन अगर इससे तुम्हें कुछ मिल जाए तो ये बात मुझे भी समझा दो। बाकी रहा इस इमारत में दौलत की तलाश का मामला, तो इसके लिए मैं तुम्हें पहले ही चैलेंज कर चुका हूँ। तुम ऐसा करो कि मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दो। रस्सी उस कोने में मौजूद है, तुम उसे देख सकते हो। मुझे बांधने के बाद तुम इस इमारत की तलाशी ले लो। अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो ठीक है, वरना वापस आकर मेरी रस्सियाँ खोल देना और फिर मेरी बातों पर अमल करना। बूढ़े ने कहा और करम अली सोच में पड़ गया। बूढ़े की बातें बड़ी ड्रामाई हैसियत रखती थीं। बूढ़ा इस तरह से उसकी जानिब से मुतमईन था जैसे वो चोर ही ना हो, बल्कि कोई दोस्त हो जो उससे मुलाकात करने की गर्ज से आया हो। फिर उसने सोचा क्यों ना बूढ़े से ताउन ही किया जाए। इस इमारत में जिन 2 अफराद की मौजूदगी का इम्कान था, उसके बारे में अव्वल तो बूढ़े ने बता दिया था कि वो दोनों नाकार हैं। दूसरे, अगर उनमें से कोई पहुंच भी जाता तो करम अली का क्या बिगाड़ लेता? वो उन दोनों को बासानी ठिकाने लगा सकता था। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा प्रोफेसर, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हारी बातों में से एक भी मेरी समझ में नहीं आई। करम अली ने कहा और प्रोफेसर बदस्तूर मुस्कुराता रहा। सब कुछ समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त, लेकिन शर्त यह है कि तुम दिमाग को ठंडा करके थोड़ी देर मेरे साथ गुफ्तगू करो। मैं तैयार हूँ, करम अली ने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि तुम 1 लाख रुपए के बारे में झूठ नहीं बोल रहे हो? मेज़ की दराज में पिस्तौल नहीं है, तुम इसे खुद खोल कर देख सकते हो। दरअसल मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। प्रोफेसर ने मेज़ की दराज खोली जो उसके सामने थी। करम अली मुस्ताद हो गया, लेकिन प्रोफेसर ने दराज से नोटों की गड्डियाँ निकाली और फिर उसने उन्हें मेज़ पर चुन दिया। दूर से देख सकते हो, पूरे 1 लाख हैं। हाँ, पूरे 1 लाख हैं, करम अली गहरी सांस लेकर बोला। अब ये तुम्हारे सामने आ चुके हैं तो तुम इन्हें ले भी सकते हो। मेरा ख्याल है तुम हर तरह मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए मैं तुम्हें इनके हसूल से ना रोक सकूंगा। लेकिन अगर मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। लेकिन मुझे साइंसी मशागिल के बारे में ना तो मालूमात है ना उनसे दिलचस्पी। फिर मैं तुम्हारी किसी काविश को क्या समझूं? जो कुछ मैंने किया है वो इस कदर दिलचस्प है कि तुम इसमें दिलचस्पी लिए बगैर ना रह सकोगे। मसलन अगर तुम्हारा माजी तस्वीरी शक्ल में तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम्हें ताजुब ना होगा? उन लोगों से मिलो जो तुम्हारी निगाहों से हमेशा के लिए मादूम हो चुके हैं, तो क्या तुम्हें हैरत ना होगी? जवाब दो। मैं नहीं समझा प्रोफेसर, करम अली ताजुब से बोला। बैठो तो तुम्हें समझाऊं। थोड़ी देर के लिए चोर से इंसान बन जाओ, सिर्फ एक आम इंसान। मैं तुम्हारे ऊपर कुछ और एतमाद भी करूंगा। लो, ये गड्डियां जेब में रख लो।
अब ये तुम्हारी हैं, लेकिन मेरे साथ ताउन ना करके तुम एक दिलचस्प मशगला खो बैठोगे। प्रोफेसर ने नोटों की गड्डियां बड़ी लापरवाही से समेटकर करम अली की तरफ बढ़ा दी। करम अली ने इस मौके पर भी ख्याल रखा कि कहीं प्रोफेसर कोई हरकत ना कर बैठे, लेकिन लकड़ी की टांग वाला ये बूढ़ा आदमी कितना ही तवाना सही इस पर आसानी से काबू नहीं पा सकता था। उसने गड्डियां जेबों में ढूंस लीं और फिर किसी कदर मुतमईन लहजे में बोला, हाँ प्रोफेसर, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। लेकिन अफसोस, मैं जिस पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ उसमें इस कदर एतमाद जायज़ नहीं है कि मैं ये चाकू भी बंद करके रख लूँ। तुम्हें एहसास रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ और ये चाकू बिला वजह ही नहीं लिए फिरता। तुम्हारा काम हो गया, इसके बाद तुम्हारे किसी अमल से मुझे इख्तलाफ नहीं है। मैं तो अपना तजुर्बा मुकम्मल करने के बाद इसकी नुमाइश के लिए बेचैन हूँ। तुमने मेरे माजी के बारे में क्या कहा था? ना सिर्फ माजी बल्कि हाल और इसके बाद मुस्तकबिल जो गुजर चुकी है तुम पर, उसे अपनी निगाहों के सामने पाओ। जो गुजार रहे हो उसे देखो और इसके बाद जो गुजरने वाली है। क्या ये मुमकिन है? करम अली ने ताजुब से पूछा। प्रोफेसर गिलानी ने इसे मुमकिन कर दिखाया। वो किस तरह प्रोफेसर? पहले ये बताओ, तुम्हारी बेएतमादी ख़त्म हुई या जारी है? नहीं, अब मैं तुम्हारे इस तजुर्बे के बारे में जानने के लिए बेचैन हूँ। बूढ़े ने गर्दन हिलाई। इस तजुर्बे की तकमील बेशुमार फ़वाइद की आमिल है। मैं वो कर दिखाऊंगा जो आज तक मुमकिन नहीं समझा गया। उसने कुर्सी सिरकाई और उठ खड़ा हुआ। चलने के लिए वो सहारा नहीं लेता था, लेकिन बहरहाल मसनूई पाँव की वजह से चाल गैर मुतवाजिन थी। उसने दरवाज़ा खोला और कैबिन से बाहर निकल आया। करम अली उसके अकब में मुस्ताद था। बूढ़े की चाल बहुत धीमी थी और वो बड़ी दिक्कत से चल रहा था। करम अली ने उसके एक एक अंदाज का जायज़ा लिया और फिर पूरी तरह मुतमईन हो गया कि ये बेज़रर बूढ़ा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और शायद उसके जहन में करम अली के लिए ऐसा कोई ख्याल भी नहीं है। बूढ़ा उसी तजुर्बा गाह के एक हिस्से में पहुंचा और एक सफ़ेद दरवाजे के नज़दीक पहुंच गया। ये दरवाज़ा दीवारों से इस तरह हम आहंग था कि बिल्कुल करीब से ही नज़र आ सकता था। किनारे पर 2 बटन लगे हुए थे। एक बटन दबाने पर वह खुल गया और अंदर एक चौकोर कमरा रोशन नजर आया। आओ आओ, बूढ़े ने बेतकल्लुफ़ी से कहा और खुद अंदर दाखिल हुआ। एक लम्हे के लिए करम अली को उलझन सी महसूस हुई। उसका काम हो गया था, बिन फजूलियात में पढ़ने से क्या फ़ायदा। लेकिन वो उस कमरे में दाखिल हो गया। अपने अकब में उसने दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनी थी। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसकी दीवारों में डायल और बहुत से बटन लगे हुए थे। नीचे सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। बूढ़े ने इसकी एक दीवार पर नीचे के सिमत लगे बटन दबाए और कमरे की 2 दीवारों में से 2 प्लेटें नजर आईं। ये बैठने के लिए नशिस्तें थीं, लेकिन दोनों नशिस्तें दूर दूर थीं, यानी एक दीवार में और दूसरी दीवार में। बैठो, बूढ़े ने उसे इशारा किया और करम अली नशिस्त पर बैठ गया। लेकिन उसके ज़हन से उलझन दूर नहीं हुई थी। खुद बूढ़ा दूसरी नशिस्त पर बैठ गया। मुझे यहाँ कितनी देर लग जाएगी? करम अली ने पूछा। ज़्यादा नहीं, या फिर जितनी तुम पसंद करो। हाँ, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता, करम अली ने कहा और बूढ़े के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। खेल शुरू होने दो, फिर तुम इसे छोड़कर जाने का नाम नहीं लोगे। मैं दुनिया की हैरत अंगेज़ चीज़ तुम्हारे सामने पेश करूँ, वो चीज़ जिससे अभी मेरे अलावा सिर्फ तुम वाकिफ़ हो रहे हो। कल जब ये मशीन मंजर आम पर आएगी तो दुनिया में तहलका मच जाएगा। इसके बाद तुम खुद पर फख्र करोगे कि सबसे पहले इसका तजुर्बा तुम पर हुआ था। बूढ़ा इस दौरान अपने नज़दीक लगे हुए बटन ऑन करता जा रहा था। फिर एक ऑपरेशन काउंटर उसके सामने आ गया जिस पर बहुत से बटन लगे हुए थे। हाँ दोस्त, मैं तुम्हें किस नाम से मुखातिब करूँ? अफसोस, मैं नाम नहीं बता सकता, करम अली बोला। ठीक है, तुम्हें बस मुखातिब करना था, किसी भी नाम से सही। तो मेरे अजनबी मेहमान, तुम इस वक्त जिस मशीन में बैठे हुए हो वो दुनिया की मशीन में? करम अली चौंक पड़ा। हाँ, ये मशीन है जिसमें तुम इस वक्त मौजूद हो और मैंने इसे बनाया है। तो मैं बता रहा था कि इस मशीन की कारकर्दगी क्या है। दिमाग में लाखों खुलियाँ होती हैं और इन खुलियों में हमारी याददाश्त का ज़ख़ीरा महफूज होता है। ये ज़ख़ीरा पस मंज़र में ज़रूर चला जाता है, फ़ना नहीं होता, लेकिन खुलियों की तादाद बेपनाह होती है। तो ये ज़ख़ीरा गाह उन तमाम याददाश्तों को महफूज रखती है जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़ात से होता है। शऊर का वो हिस्सा जहाँ से सोचने और समझने की सलाहियत बेदार होती है, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता रहता है। नई खुलियाँ नई याददाश्तें पैदा करती हैं, और इसका अमल यह है कि हम खुद पर बीती हुई वो बातें याद रखती हैं जिन्हें ज़्यादा वक्त ना गुजरा हो, लेकिन याददाश्त के खानों से वो बातें महव नहीं हो पाती जो कुछ वक्त पहले बीत चुकी हों। मसलन कोई चेहरा जिसे हम बहुत पहले देख चुके होते हैं, एक तवील अरसे के बाद हमारे सामने आता है तो हमें जाना पहचाना मालूम होता है और हम उसे पहचान लेते हैं कि ये कौन है। अगर वो ज़्यादा करीब का ना हो तब भी हमारा जहन सोचता है कि ये शक्ल पहचानी हुई है, और फिर हम शऊर के उन खानों को कुरीदते हैं, उन पर दबाव डालते हैं जिनमें वो चेहरा महफूज हो। इसके बाद हमें याद आ जाता है कि वो कौन था। इसी तरह कोई वाक़या, कोई गुजरी हुई बात। तो गालिबन तुम समझ गए होगे कि ज़हन के खुलियों में याददाश्तें किस तरह महफूज रहती हैं। हम अपनी याददाश्तों को तरतीब दे देती हैं। मसलन मैं उस वक्त से इब्तदा करूँगा जब तुम्हारे अंदर शऊर की बेदारी हुई
और तुमने अपने बारे में, अपने माहौल के बारे में सोचना शुरू किया। मैं इससे पहले भी जा सकता हूँ। मेरा मतलब है कि वो वक्त जब तुम्हें पहली बार भूख का एहसास हुआ और तुमने भूख से मजबूर होकर रोना शुरू किया, लेकिन उस वक्त तुम्हारा शऊर पुख्तगी नहीं रखता था। रोने से तुम्हारा कोई ख़ास मकसद नहीं था, सिर्फ ये कि भूख तुम्हें रुला रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब तुमने भूख के बारे में सोचा और इस सोच का हर एहसास तुम्हारे खुले में पोशीदा हो गया। क्या तुम मेरा मतलब समझ गए? मैं कुछ नहीं समझा प्रोफेसर। तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो करो और मुझे जल्दी छुट्टी दो, करम अली ने उलझे हुए अंदाज में कहा। प्रोफेसर की बकवास उसकी समझ में नहीं आ रही थी। देखो ऐसी बातें मत करो। तुम ताउन का वादा कर चुके हो और ये भी कह चुके हो कि तुम पढ़े लिखे हो। ठीक है, लेकिन दिमागी खुलियों के बारे में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, करम अली ने जवाब दिया। हाँ, ये बात तुम्हारी दुरुस्त है। अच्छा, तुम इसी तरह बैठे रहो और अपने सामने की दीवार पर देखो। मैं तुम्हारे चेहरे पर रोशनी डाल रहा हूँ जो तुम्हें नागवार नहीं गुजरेगी, लेकिन तुम अपने आप को सोया सोया महसूस करोगे। अलबत्ता तुम्हारे सोचने और समझने की सारी कुव्वतें बेदार रहेंगी। तुम दरमियान में मुझसे कोई सवाल भी कर सकते हो। जिस मंजर को तुम देर तक देखना चाहो मुझे बता देना, मैं उसे जामत कर दूंगा, प्रोफेसर ने कहा। और फिर अचानक कमरे की दीवार से रोशनी की एक चादर नमूदार हुई और करम अली इसमें जज्ब हो गया। लेकिन ये रोशनी उसकी आंखों को ना तो खीरा कर रही थी और ना ही उसे किसी और तकलीफ का एहसास हुआ था, बल्कि एक हल्की हल्की फरहत उसके रगो पैर में फैल गई थी। फिर उसके सामने की दीवार रोशन हो गई। प्रोफेसर अपने सामने मौजूद ऑपरेशन काउंटर पर अपनी इजाद कंट्रोल कर रहा था। फिर उसकी आवाज़ उभरी। अब मैं तुम्हारा शऊर टटोल रहा हूँ दोस्त। तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता वो वाक़यात याद आते जाएंगे जो तुम पर गुजर चुके हैं, और शायद दुनिया का कोई फ़र्द ये जानता हो कि इसके तसव्वुर की इब्तदा कब हुई थी। लेकिन देखो, इस स्क्रीन पर देखो। और करम अली ने गरज चमक का एक मंजर देखा। एक नन्हा सा बच्चा सीढ़ियाँ उतर रहा था। रात का वक्त था और माहौल तारीक। उसे खौफ महसूस हो रहा था। अम्मी, उसके मुंह से आवाज़ निकली और उसी वक्त ऊपर से उसकी अम्मी की आवाज़ उभरी। अरे कम्मू कम्मू। और फिर एक औरत सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई और उसे गोद में भर लिया। करम अली को अपनी माँ याद थी, लेकिन माँ को उसने इस शक्ल में नहीं देखा था। उन्हीं खदोखाल की अजनबी तस्वीर थी। यहाँ से तुम्हारे शऊर की बेदारी हुई, प्रोफेसर ने कहा। तो ये मैं हूँ, ये मैं था? करम अली के हलक से घुटी घुटी आवाज़ उभरी। हाँ, आगे देखो। करम अली ने अपने बाप की जवानी देखी। वो शेरवानी पहने उसकी उंगली पकड़े स्कूल ले जा रहे थे। आह, ये तो उसका ही कस्बा था। वो पंचक्की जिसकी आवाज़ उसे बहुत पसंद थी। उसके नज़दीक ईंटों का भट्टा, दूसरी जानिब मकई के खेत। हाँ बेटे, अंदर जाओ, हम वापस जाएं? उसके बाप ने पूछा। हाँ, मैं छुट्टी होने पर अकेला आ जाऊँगा, उसने कहा। छुट्टी होने से पहले स्कूल से मत भागना बेटे। नहीं भागूंगा। और हाफ टाइम में भुट्टों के खेत में मत घुसना, उसके बाप ने कहा। ठीक है, वादा कर रहे हो? उसके बाप ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, और मुसलमान अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। अच्छा, खुदा हाफिज़, उसके बाप ने कहा। और इसके बाद क्लासरूम, फिर सफ़ेदी। लेकिन करम अली की हालत अब गैर होती जा रही थी। यह सब कुछ उसके लिए अजनबी नहीं था। ये तो वो था जो कि उसके ज़हन में सो चुका था, लेकिन वो इसे भूल नहीं सकता था। बचपन की मखसूस उम्र। तुम चाहो तो शऊर की तहों से गुजरते रहो, फिर आगे बढ़ते जाओ। मसलन मैं तुम्हें एक दौर से गुजार देता हूँ। स्क्रीन पर लहरें उभरी और एक मंजर उजागर हो गया। माँ बिस्तरे मर्ग पर थी और रिश्ते की औरतें इर्द गिर्द बिखरी हुई थीं। वो खुद भी एक कोने में खड़ा बसोर रहा था और ज़हीर अली एक तरफ अफसुर्दा बैठे हुए थे। बेहतर है ज़हीर अली, इसे शहर ले जाओ और किसी अच्छे हस्पताल में दाखिल करा दो, एक बुजुर्ग ने कहा। अच्छा हस्पताल, शहर? ज़हीर अली बोले। हाँ, हालत बिगड़ती जा रही है। क्या शहरों में रहने वालों को मौत नहीं आती? फिर वही उल्टी बात। अरे भाई, इंसान कोशिश तो करता है। मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ है। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है बेशक, लेकिन हस्पताल हर जगह मौजूद नहीं है। मैं किस तरह इसे शहर ले जाऊं? मेरे पास रखा ही क्या है? ये कैसे मुमकिन है ज़हीर अली? बुजुर्ग ताज्जुब से बोले। आप यकीन करें, मेरे पास कुछ नहीं है। ज़हीर अली की टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी। मियाँ, तुम पटवारी हो? पटवारी तो बेताज बादशाह होता है, जिसका कान पकड़ा माल ही माल वसूल कर लिया। ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे पास रकम ना हो? अफसोस, आप लोग मेरे ख़ानदान से वाकिफ़ नहीं हैं। हमारी ख़ानदानी नजाबत की कस्में खाई जाती हैं। आप यकीन करें कि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी कमाई में हराम का एक पैसा शामिल नहीं किया। अब ये तुम्हारा मामला है ज़हीर अली। हमारा तो यही मशवरा था कि अपनी बीवी को हस्पताल ले जाते, बुजुर्ग शाने हिलाकर बोले। लेकिन ज़हीर अली के पास ख़ानदान के शजरे के सिवा कुछ ना था और यह शजरा किसी काम ना सका। बीवी मर गई। ताज्जुब की बात है, प्रोफेसर की आवाज़ उभरी। ख़ानदानी आदमी हो, फिर तुम्हारा अपने बाप से इख्तलाफ कैसे हो गया? और करम अली चौंक पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखों की कोरें भीग रही हैं। वो मंजर जिसे वो कभी का भुला चुका था आज फिर उसकी आंखों के सामने आ गया था। प्रोफेसर के सवाल ने उसके बदन में चिंगारियां भर दी।
इसलिए कि मेरे बाप की सोच अहमकाना थी, उसकी शराफत उसे कुछ ना दे सकी। उसने बिफरे हुए लहजे में कहा, खैर तुम्हारी कहानी तो दिलचस्प है, थोड़ा सा मंजर बदलना चाहिए। स्क्रीन पर फिर लहरें नमूदार हुईं और अब वो शहर में थे। ये तुम्हारा कस्बा तो नहीं है? प्रोफेसर ने कहा। हाँ, इसके बाद हम शहर चले आए थे। तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी तो नहीं की? नहीं। गोया बकिया वक्त उसने तुम्हारी परवरिश पर सरफ किया। क्या वो जिंदा है? नहीं, करम अली ने जवाब दिया। लेकिन इसके बाद वो प्रोफेसर के सवालात पर तवज्जो नहीं दे सका। उसकी निगाहें स्क्रीन पर अपना माजी देख रही थीं। स्कूल। अब वो बड़ा हो गया था, बाप बीमार रहने लगा था, लेकिन उसकी तलकीन और नसीहत वही थी कि नेकियों के रास्ते अपनाओ, बुराई से बचो। लेकिन अब्बा जान, लोग तो कहते हैं कि बुराई खूब फैलती है। लंबी लंबी कारों में घूमने वाले अमूमन बुरे लोग होते हैं। वो मुल्क को नुकसान पहुंचाती हैं, स्मगलिंग करती हैं, चोर बाजारी करती हैं और दौलतमंद बन जाती हैं। हाँ बेटा, ऐसा होता है, लेकिन अल्लाह उनकी रस्सी दराज कर देता है, और जब वो रस्सी खींचता है तो उसके लिए कोई राह फरार नहीं होती। याद रखो, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है और एक दिन इंसान को पछताना पड़ता है। और फिर अरे हमारा तो पूरा खानदान नेक नामों से भरा पड़ा है, एक से एक फरिश्ता सिफ्त इबादत गुजार। अपना शजरा देखो, कैसे कैसे बुजुर्गों से भरा पड़ा है। हमेशा अपने शजरे पर निगाह डालो, तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? मैंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी है बेटे। आला तालीम हासिल करो और एक दिन मुल्क के बड़े आदमी बन जाओ। और वह बड़ा आदमी बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका बाप अपना मिशन पूरा ना कर सका और एक दिन उससे रुखसत हो गया और करम अली ने एक दिन शजरा फाड़ दिया। वाह, इसी दिन से शायद तुम्हारी मुजरिमाना जिंदगी का आगाज हुआ होगा। प्रोफेसर फिर दरमियान में टपक पड़ा। उसने एक स्विच ऑफ करके स्क्रीन तारीक कर दिया था। हाँ, मैंने उससे शजरे की गुलामी छोड़ दी। मैं उन नेकोकारों की फहरिस्त से निकल गया। मुझे एहसास हो गया कि मेरे बाप की गलत सोच ने हमें तबाही के रास्ते पर डाला था। वो सारी जिंदगी हमारे लिए कुछ न कर सका, फिर मैं क्यों उस शजरे को चाटता रहता? गोया तुम्हारे ख्याल में निजात का रास्ता सिर्फ बुराई है। बुराई क्या चीज़ होती है? असल में इसका तयन करना सख्त मुश्किल है। लोगों ने अपनी नापसंदीदा बातों को बुराई का नाम देकर सिर्फ अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया है। कुछ लोग जिसे बुराई समझते हैं वही बुराई एक दूसरे इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है, और जो चीज़ किसी की ज़िंदगी संवारे उसे बुराई किस तरह कहा जा सकता है? करम अली ने पूछा। ज़िंदगी के लिए चंद रास्ते मुतय्यन किए गए हैं और इन असूलों को सारी दुनिया ने तस्लीम किया है। हम अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को इन रहनुमा असूलों पर क्यों ना तोल लें? अगर ये ज़रूरतें उन असूलों से बगावत पर उकसाती हैं तो फिर हम इन ज़रूरतों को ही तर्क कर दें। हाँ, इनमें से एक ज़रूरत मेरी माँ की ज़िंदगी के लिए हस्पताल की थी, इलाज के लिए दौलत थी, और चूंकि ये ज़रूरत रहनुमा असूलों पर पूरी नहीं उतरती थी इसलिए मेरी माँ मर गई। क्योंकि मेरा बाप असूल परस्त था, वो पटवारी होने के बावजूद कुछ नहीं कमा सका। वो सुकून से मर गया, लेकिन बेअसूली सुकून की मौत छीन लेती है। प्रोफेसर ने कहा। मुझे मौत से नहीं, सुकून की ज़िंदगी से प्यार है। करम अली ने कहा। तुम इस बेअमली ज़िंदगी को सुकून की ज़िंदगी कहते हो? हाँ, मैं खुश हूँ, ऐश की ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन उस रात को क्यों भूल जाते हो जो तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देगी? वो रात कभी नहीं आएगी प्रोफेसर। मैंने जिंदा रहने के लिए बेशुमार गुर सीखे हैं। तुम इन बातों को जाने दो कि इन उलझनों में फंस गए। तुम्हारी ये ईजाद अक्ल होश को मफलूज कर देती है। मेरा माजी सिर्फ मेरे ज़हन के ज़रिए मेरे सामने आ गया। मैंने उन लोगों को जीता जागता देखा जिन्हें कभी का भूल चुका था। तुमने ना जाने कौन कौन सी यादें ताज़ा कर दी हैं, लेकिन तुम दरमियान में क्यों रुक गए? तुमने कुछ और भी तो कहा था। हाल, प्रोफेसर गेलानी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अपनी इस अनोखी ईजाद के दूसरे पहलुओं से भी तो रोशनास कराओ, यानी मेरा हाल और मुस्तकबिल क्या है? क्या ये दुनिया की अनोखी ईजाद नहीं है? प्रोफेसर ने पूछा। बिलाशुबा, लेकिन क्या इसमें हर शख्स अपना माजी, अपना हाल और मुस्तकबिल देख सकता है? 100%। मैं तुम्हें इसकी थ्योरी बता चुका हूँ। ये जहन के उन सोए हुए खुलियों को जगाती है जो याददाश्त का कोई ज़खीरा समेटे हुए पुरसकून होते हैं। उन ख्वाबीदा खुलियों की तहरीक उनमें छुपे हुए राजों को मंजरेआम पर ले आती है और वो इस मशीन के अमल से तस्वीरी शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। मैं साइंसी बातों को नहीं जानता प्रोफेसर, लेकिन तुम्हारी बताई हुई बातों से एक ख्याल ज़हन में उभरता है। वो क्या? ये हाल किस तरह बताती है? खूब। किसी अजनबी इंसान का ये सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है। इसका मकसद है कि तुम वाकई ज़हीन इंसान हो। क्या मेरा सवाल दुरुस्त है? बिलाशुबा, लेकिन हाल के बारे में नहीं। मेरा ख्याल है दरअसल तुम मुस्तकबिल की बात करना चाहते हो। प्रोफेसर ने कहा। हाँ, मुस्तकबिल भी। करम अली ने कहा। दरअसल हाल के बारे में बताना तो सबसे ज़्यादा आसान है। जिन ख्वाबीदा खुलियों को छेड़कर माजी तलाश किया जाता है, उस अमल का एक मामूली हिस्सा हाल सामने आता है, क्योंकि खुलियों की ये प्लेट बिल्कुल सामने होती है। मसलन यूँ देखो। प्रोफेसर ने एक बटन फिर ऑन कर दिया और रोशनी का सरूर फिर करम अली के हवास पर छाने लगा। उसने खुद को मौजूदा शक्ल में देखा। अपने मखसूस लिबास में वो सेठ चमन कपाडिया की कोठी में दाखिल हो रहा था।
उसे ये चोरी बखूबी याद थी, क्योंकि इसमें एक और कहानी पोशीदा थी, वो कहानी जो दिलकश और सरूर अंगेज थी। चमन कपाडिया की ख्वाबगाह के दरमियान से रंगीन रोशनी आ रही थी। तवीलो अरीज मसैरी पर वो तन्हा नहीं था, मोटा ताज़ा बेडोल इंसान। मसैरी के दूसरे सिरे पर एक हसीन वजूद सुलग रहा था, सांवले रंग की एक नौजवान औरत जो शब ख्वाबी के लिबास में सो रही थी। वह अंदर दाखिल हो गया। सेठ चमन के खौफनाक खराटे उभर रहे थे। कमरे का माहौल बेहद हसीन था और यह हुस्न उस वक्त और बढ़ गया जब बाएं सिमत उसे एक तिजोरी नजर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता तिजोरी के करीब पहुंच गया और फिर उसके लिबास में छुपी हुई चाबियां निकल आईं। एक एक करके उसने सारी चाबियां तिजोरी पर आजमा ली, लेकिन कमबख्त तिजोरी थी कि खुलने का नाम नहीं ले रही थी। अब इसके सिवा चारा नहीं था कि चाकू इस्तेमाल किया जाए, सेठ चमन को जगाकर उसे चाबियां तलब की जाएं। चुनाचे वो वापस पलटा, चाकू उसके हाथ में चमक रहा था और उसी वक्त शब ख्वाबी के लिबास में लेटे हुए हसीनो दिलकश वजूद में तहरीक हुई। उसके जवान नकूश चीख रहे थे। दूसरे लम्हे करम अली एक अलमारी की आड़ में हो गया। नौजवान औरत उठकर बैठ गई। फिर उसकी आवाज़ उभरी, छुपने की कोशिश बेसूद है, बाहर निकलो, मैंने तुम्हें देख लिया है। और वह सन्नाटे में रह गया, लेकिन उसे अंदाज़ा था कि सारे मुलाजिम दूर सर्वेंट क्वार्टर्स में हैं और कोई आवाज़ उन तक नहीं पहुंच सकती। उनके अलावा इस इमारत में और कोई नहीं है। चुनाचे वो नडर होकर बाहर निकल आया। हसीन औरत की आंखों में जवानी का खुमार था। वो किसी तरह इस मोटे और भद्दे सेठ से मेल नहीं खाती थी। उसके होंठ खुश्क हो रहे थे, बाल बिखरे हुए थे। तुम जब अंदर दाखिल हुए थे तब भी मैं जाग रही थी, उसने कहा। खूब, मैं महसूस नहीं कर सका था, उसने बेखौफी से मुस्कुराते हुए कहा। चोरी करने आए हो? वो भी मुस्कुराकर बोली, हाँ। तिजोरी नहीं खोल सके और अब शायद चाबियों की तलाश है। ठीक समझा तुमने, करम अली बोला। काफ़ी नडर मालूम होते हो, वो बड़ी लगावट से बोली। पेशे के एतबार से, करम अली ने जवाब दिया। उम्र के एतबार से भी। क्या मतलब? जवानी बेखौफी का दूसरा नाम है। मुमकिन है मैंने कभी गौर नहीं किया। हाँ, लोग जवानी पर गौर नहीं करते। वो अचानक आती है और चुपके से चली जाती है। लोग इस पर गौर नहीं करते और जब उन्हें एहसास होता है तो फिर लकीर पीटते रह जाती हैं, औरत ने कहा और करम अली ने ताज्जुब खेज निगाहों से उसे देखा। फिर उसने सेठ चमन को देखा जो बदस्तूर खराटे ले रहा था और औरत हंस पड़ी। क्यों, हंसी की क्या बात है? तुम इससे खौफजदा हो? वो बोली। क्या ये बहुत गहरी नींद सोती हैं? हाँ, जब ये अपना कोई ब्लैक स्टॉक फरोख्त करती हैं तो बहुत गहरी नींद सोती हैं। अब ये सुबह 10 बजे से पहले नहीं जागेंगे। ख्वाह तुम इनकी गर्दन काट कर ले जाओ। खूब। तिजोरी की चाबियां कहाँ हैं? मिल जाएंगी, मरे क्यों जा रहे हो? आओ बैठो। वह मसैरी पर सिरक गई। उसकी आंखों में दावत थी और करम अली बेवकूफ़ इंसान नहीं था। क्या तुम मुझे बातों में लगाकर मुलाजमों की आमद का इंतज़ार कर रही हो? मुलाजिम इतनी दूर हैं कि उनकी आमद के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, और उनके अलावा इस तवील और इस इमारत में और कोई नहीं है। वैसे ये ताजुब की बात है। नहीं, कोई ताजुब की बात नहीं। सेठ चमन भी उन लोगों में से हैं जिन्हें जवानी के आने की खबर नहीं हुई और वह हिसाब किताब के रजिस्टर खोले बैठे रहे। फिर जब जवानी गुजर गई तो उन्होंने गर्दन उठाई और लकीर पीटने के लिए शादी कर ली। अब वो सिर्फ खराटे लेते हैं और मैं जागती रहती हूँ। औरत की आंखों में बेबसी थी। ओह, लेकिन तुमने उनसे शादी क्यों की? ये तवील दास्तान है, सुबह से कबल ख़त्म नहीं होगी। लेकिन वो बात अधूरी रह गई, किसी के यहाँ ना होने की। हाँ, सेठ साहेब कारोबारी आदमी है, अच्छे बुरे की बड़ी तमीज़ है इनमें। वो खुद जवान नहीं रहे लेकिन जवानियों को कंट्रोल करना जानते हैं, क्योंकि सैकड़ों आदमियों के स्टाफ को कंट्रोल करते हैं। इस इमारत में किसी दूसरे इंसान का वजूद उन्होंने ख़तरनाक महसूस किया और लोगों को यहाँ से दूर कर दिया। तुम्हारी वजह से? हाँ, वो मुझे हवा समझते हैं। औरत फिर हंस पड़ी। बहरहाल चाबियाँ, करम अली ने कहा और औरत एकदम झुल्ला गई। क्या बकवास लगा रखी है तुमने? चाबियाँ चाबियाँ, भाग जाओ यहाँ से, कोई चाबी नहीं है। कत्ल कर दो मुझे, लो फेर दो चाकू मेरी गर्दन पर। तुम इंसान हो या जानवर? वह बिफर गई। करम अली उसे गौर से देख रहा था। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाई और औरत के नज़दीक पहुंच गया। उसने चाकू बंद करके जेब में रख लिया और बोला, चाबियाँ कहाँ हैं? मिल जाएंगी चाबियाँ, बदहवास ना हो। मुझे चमन की दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं, वह नरम लहजे में बोली। फिर सुबह को ठीक 5 बजे उसे तिजोरी की चाबियाँ मिल गईं। औरत ने उसकी पूरी रहनुमाई की और फिर चलते वक्त उसने करम अली के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, अभी चंद रोज़ तो सेठ कपाडिया इस चोरी का मातम करेगा। पुलिस आएगी, तफ्तीश होगी, लेकिन तुम्हारा पता कोई भी नहीं जान सकेगा। मैं कहूँगी मैंने चोर को देखा था। एक दुबला पतला सूखा सा बूढ़ा था, और जब सेठ कपाडिया की बेगम चोर की शनाख्त की पूरी गवाही देंगी तो अगर इत्तफाक से तुम गिरफ्तार भी हो गए तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूंगी। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? हाँ। करम अली ने मुस्कुराकर उसकी कमर में दोनों हाथ डाल दिए।
तो फिर इन हंगामों के बाद तुम किसी दिन दोबारा चोरी करने आ जाना। उसने दावत दी और करम अली ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। हालांकि दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि बेवकूफ़ औरत का जाल मर्दों की गर्दन में हमेशा फांसी का फंदा बन जाता है। दोबारा चोरी करने के लिए तेरा ही घर रह गया है। मुमकिन है चमन कपाड़िया सिलसिले में भी ज़हीन हो। चुनाचे वो वहां से चला आया। दीवार के सफ़ेद पर्दे पर जिंदगी के वो वाक़यात भी उभरे जिन्हें बीते हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। उनमें हसीन और पेशावर औरतों की बहुतात थी। करम अली के वो सारे करतूत थे जो उसने इस दौरान इंजाम दिए। उनमें से बाज़ को देखकर वो खौफजदा हुआ और बाज़ से उसके ज़हन की सरूर अंगेजियाँ ताज़ा हो गईं। हाल का ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि प्रोफेसर गिलानी के यहाँ चोरी करने का मंसूबा बनाया और उसके मकान तक और फिर उसके सामने पहुँच गया। यहाँ आने के बाद सफ़ेद दीवार फिर सादा हो गई और करम अली का जहन जाग उठा। प्रोफेसर ने बटन ऑफ कर दिया और उसके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट फैली हुई थी। तो गोया तुम्हारा हाल शानदार रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन करम अली के होंठों पर मुस्कुराहट नहीं थी। एक एहसास, एक ख्याल उसके लिए सुहाने रू बन गया था और इस ख्याल के तहत उसने प्रोफेसर गिलानी की जानिब देखा और खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगा। क्या ख्याल है? क्या तुम्हारा यह हाल इसी तरह जारी रहेगा? प्रोफेसर ने पूछा और करम अली अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अरे अरे बैठो बैठो, क्या हो गया? प्रोफेसर ने ताजुब से उसे देखा। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्रोफेसर। करम अली सर्द लहजे में बोला। पूछो। क्या मेरा माजी और हाल मेरे लिए फांसी का फंदा नहीं बन सकता? क्या मतलब? प्रोफेसर ने ताजुब से पूछा। मकसद ये कि तुम मेरी शख्सियत से पूरी तरह वाकिफ़ हो गए हो। तुमने मेरे मकान की झलकियाँ भी देख ली हैं और मेरी ज़िंदगी का अंदाज़ भी। क्या तुम मेरे जाने के बाद पुलिस को मेरे बारे में तफसील नहीं बताओगे? और क्या पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच सकती? ओह, अव्वल तो मैं इसकी ज़रूरत नहीं महसूस करता, लेकिन अगर मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा भी तो क्या बताऊंगा? तुम्हारे ज़हन की तस्वीरें इस दीवार पर फिल्म की तरह दौड़ती रही हैं, लेकिन यह फिल्म मेरे पास महफूज तो नहीं है। मैं आखिर किस बात की निशानदेही कर सकूंगा? प्रोफेसर ने पूछा। तुम एक ज़हीन इंसान हो प्रोफेसर। तुम्हारे साइंसी ज़राए ना जाने क्या क्या गुल खिलाएं। मुमकिन है तुमने मेरे ज़हन का अक्स किसी महफूज जरिया से कहीं मुंतकिल कर दिया हो और मेरे चले जाने के बाद तुम हासिल शुदा फिल्म पुलिस को पेश कर दो। करम अली ने कहा और प्रोफेसर उछल पड़ा। ताज्जुब खेज निगाहों से करम अली को देख रहा था। फिर उसने मुसरत भरे लहजे में कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैंने अब तक ऐसा नहीं किया, लेकिन यकीन करो तुमने इस वक्त एक कारनामा अंजाम दिया है। तुमने एक नया ख्याल पेश किया है। मैंने अब तक इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन यह तो मुमकिन है, यह आसानी से हो सकता है। ख्यालात की इन तस्वीरों का रिकॉर्ड किया जा सकता है, इनकी फ़िल्म तैयार की जा सकती है और इस तरह उस फिल्म को बार बार चलाकर बहुत सी पेचीदा गुत्थियाँ सुलझाई जा सकती हैं। ये मशीन बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। बड़े बड़े मुजरिमों के खिलाफ इससे सबूत हासिल की जा सकती हैं, उनसे उनका माजी उगलवाया जा सकता है। इसके अलावा अस्पतालों में मरीजों के हालात, ज़िंदगी से उनके अमराज का पता चलाया जा सकता है। लेकिन इन ख्यालात की फ़िल्म, वाह! मैं तुम्हें इस तरफ तवज्जो दिलाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन तुमने मेरे जहन में एक नया ख्याल पैदा किया है। तुम फिर चालाकी से काम ले रहे हो प्रोफेसर, करम अली ने तंजिया लहजे में कहा। क्यों? क्या मतलब? तुम ये जाहिर करना चाहते हो कि तुम्हारे जहन में पहले से इस फिल्म का कोई ख्याल नहीं था और तुमने कोई फिल्म नहीं बनाई? जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन यह हकीकत है। बकवास करते हो। तुम इतने बेवकूफ़ नहीं नजर आते, बल्कि 1 लाख रुपया अदा करके तुमने यही समझा कि इससे तुम्हारी जान भी बच जाएगी, तुम्हारा तजुर्बा भी हो जाएगा और रहा मैं तो मेरे बारे में तुम इतना कुछ जान गए हो कि मैं बच नहीं सकता। तुम्हारी ये फिल्म मेरे खिलाफ ज़बरदस्त सबूत बन जाएगी और तुम बआसानी मेरी निशानदेही करोगे, करम अली ने तंजिया लहजे में कहा। तुम फिर बहक रहे हो नौजवान। अब तक तुम जिस माहौल, जिस अंदाज में गुफ्तगू करते रहे हो, क्या उसका तकाजा यही है कि तुम फिर अपनी असलियत पर उतरो? मैंने तुम्हारी ज़ात पर तजुर्बा किया है और एक तरह से तुम मेरे मुआविन बन गए हो। बल्कि इस नए ख्याल दिलाने पर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन इसके बाद इस किस्म की बातें करके तुम मेरे जहन को ख़राब कर रहे हो और ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्रोफेसर, मैं जिस पेशे से हूँ उसमें मेरा साबका अच्छे लोगों से नहीं पड़ता। बुरे लोगों से निमटने के लिए मुझे पूरी तरह मुस्तादी और जहानत से काम करना पड़ता है। मैंने आज तक कत्ल व गारत गरी नहीं की और हमेशा इससे बचता रहा हूँ, लेकिन चूंकि अब मेरी ज़िंदगी को ख़तरा लायक है, इसलिए मजबूरन मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी को कत्ल करना पड़ेगा। नहीं प्रोफेसर, नहीं, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ सकता, किसी कीमत पर भी नहीं। अगर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा तो मुझे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेंगे। करम अली ने चाकू निकाल लिया और प्रोफेसर संजीदा निगाहों से उसे देखने लगा। देखो नौजवान, बुराइयों में इस कदर आगे ना बढ़ जाओ कि अपना सब कुछ खो बैठो। मेरी राय है कि संजीदगी से बैठकर मेरे साथ गुफ्तगू करो और एक अच्छे इंसान की हैसियत से यहाँ से वापस जाओ। प्रोफेसर, ये बात मुमकिन नहीं है, वरना मैं तुम्हारी हदायत पर अमल ज़रूर करता, लेकिन बेवकूफ़ इंसान,
अभी तो हमारे सारे काम मुकम्मल भी नहीं हुए। क्या मतलब? करम अली ने पूछा। क्या अभी इस मशीन का तीसरा हिस्सा बाकी नहीं रह गया? यानी मुस्तकबिल? करम अली दिलचस्पी से बोला। हाँ, मुस्तकबिल, जो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा दिलकश होता है, प्रोफेसर ने जवाब दिया। यहाँ भी मुझे एतराज़ है प्रोफेसर। माजी और हाल के वाक़यात बकौल तुम्हारे इंसान के लाशऊर या शऊर में पोशीदा होते हैं और खुलियों की तहरीक उन्हें कुरीद कर बाहर निकाल लेती है, लेकिन मुस्तकबिल तो अनदेखा होता है। इसका हमारे जहन से क्या ताल्लुक़? बहुत ही जहानत का सवाल किया है तुमने। बिलाशुबा तुम अपने फ़न में भी यकता होगे। बेशक मुस्तकबिल का तुम्हारे जहन से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये काम इस मशीन का है और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। मैं नहीं समझा। इत्मीनान से बैठ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं प्रोफेसर, चूँकि अब मामला सिर्फ इस मशीन का है और मेरे जहन से मेरे मुस्तकबिल का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए अब मेरे यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत रह जाती है। दरअसल ये रोशनी मेरे हिसाब मुजमहिल कर देती है और अब मेरे लिए किसी तौर मुनासिब नहीं है कि मैं मुस्ताद ना रहूँ। तुम्हारी ये मशीन मेरे मुस्तकबिल के बारे में क्या कहती है? खैर, तुम्हारी मर्ज़ी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस मशीन की सबसे बड़ी खूबी है, माजी और हाल का तज्जिया करने के बाद ये मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करती है। गोया ये इसकी इजाफी कारकर्दगी है। यूँ समझ लो ये उन हालात के तहत पेशगोई करती है और मेरे ख्याल में मशीनी पेशगोई गलत नहीं होती। तो आपकी ये मशीन मेरे लिए क्या पेशगोई करती है प्रोफेसर? करम अली ने मुस्कुराते हुए कहा और प्रोफेसर गर्दन हिलाकर सामने रखे ऑपरेशन बोर्ड की जानिब मुतवज्जा हो गया। उसने कई बटन दबाए और सामने की दीवार पर तस्वीरी अमल जारी हो गया। कुछ मिटे मिटे से नकूश उभरे और इसके बाद एक नुक्ता नुमाया हो गया। ये तुम्हारे मुस्तकबिल की तस्वीर है, यानी बाद के चंद लम्हात या चंद घंटों की पेशगोई। प्रोफेसर की आवाज़ उभरी और करम अली स्क्रीन की जानिब देखने लगा और फिर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो पुलिस अफसरान के निरगे में था। एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर और चंद कांस्टेबल मौजूद थे और उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाली जा रही थीं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि प्रोफेसर गिलानी भी उनके दरमियान मौजूद था और कमरे का मंजर भी यही था। चारों तरफ मशीनें रखी हुई थीं। उसने फटी फटी निगाहों से यह मंजर देखा और प्रोफेसर ने सामने लगे बटन ऑफ कर दिए। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। मुस्तकबिल करीब की एक झलक तुमने देखी। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुस्तकबिल का हाल मालूम करके इंसान पर बददिली तारी हो जाती है और मैं तुम्हें बददिल नहीं करना चाहता। लेकिन प्रोफेसर, यहाँ तुम्हारी मशीन ने तुम्हें धोखा दिया है। करम अली शफ़ाक लहजे में बोला। क्यों? इस मशीन को दूसरा मंजर पेश करना चाहिए था। उस मंजर में मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा होता और फिर यहाँ से निकल रहा होता, क्योंकि अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मशीन झूठी नहीं है। उसने वही मंजर पेश किया जो अभी कुछ वक्त के बाद अमल में आ जाएगा और इसकी तैयारियां मुकम्मल हैं। वो किस तरह प्रोफेसर? करम अली बदस्तूर शफ़ाक लहजे में बोला। दिल ही दिल में वो प्रोफेसर को कत्ल करने और इस मशीन को तबाह करने का फैसला कर चुका था। देखो, इस तरह। प्रोफेसर ने कंट्रोल बोर्ड का एक बटन दबाया और एक हल्की सी सरसराहट की आवाज़ उभरी और प्रोफेसर की आवाज़ जैसे कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। अब तुम्हारे और मेरे दरमियान शीशे की एक मोटी दीवार हायल हो चुकी है। तुम इस दीवार को किसी शदीद तरीन ज़रब से भी नहीं तोड़ सकते और ना ही वो दरवाज़ा खोल सकते हो जो तुम्हारे करीब है और जिससे दाखिल होकर मैं और तुम अंदर आए थे। कोशिश करो और मुझे बताओ कि मेरी बात गलत तो नहीं है, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा और करम अली बुरी तरह बदहवास हो गया। उसने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, लेकिन दरवाज़ा, इसे खोलने का तो कोई जरिया ही नहीं था। फिर उसने दांत पीसते हुए प्रोफेसर पर लपकने की कोशिश की, लेकिन शीशे की दीवार से टकराकर उसे बुरी तरह चोट लगी थी। दरअसल मशीन में दाखिले का रास्ता वो है और बाहर निकलने का रास्ता मेरी पुश्त पर है। ये देखो। प्रोफेसर ने एक बटन दबाया और उसकी पुश्त पर दरवाज़ा खुल गया। अब मैं इस रास्ते से बाहर जाऊंगा और अपने दोस्त डीएसपी को टेलीफोन करूंगा कि उसके लिए एक तोहफा मौजूद है और इसके बाद मशीन की पेशगोई पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब बहुत वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। उन लोगों के आने में कुछ वक्त लगेगा और फिर दूसरी कार्रवाई, मुझे सोना भी है। प्रोफेसर अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गया। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए मंसूर उर्दू वॉइस।